तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th के साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लाऊंगा चैप्टर वाइज। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं बुद्धि का सामान्य अर्थ क्या है। दोस्तों, बातचीत की भाषा में बुद्धि का अर्थ होता है सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता। यानी किसी चीज को हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और फिर उस पर जो उचित होता है वो निर्णय लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है अन्य विद्वानों के अनुसार, यानी विद्वानों का बुद्धि पर क्या राय था। तो अलग अलग विद्वानों ने बुद्धि को अलग अलग रूप में समझाया है। सामान्य रूप से बुद्धि के कई स्तर माने जाते हैं। यह मनुष्य की सीखने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता से जुड़ी होती है। यानी विद्वानों के अनुसार यह किसी समस्याओं को समझने, सीखने और उसको हल करने की क्षमता से जुड़ी होती है। वही क्या है? बुद्धि है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं। आगे है विलियम सेटर्न के अनुसार बुद्धि क्या है। तो दोस्तों, विलियम सेटर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है। इसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थिति में अपने आप को ढालता है, अपने ज्ञान का सही उपयोग करता है, समस्याओं का समाधान करता है और नई सिचुएशन में सही ढंग से सोच समझकर काम करना ही बुद्धि है। यानी विलियम स्टर्न है, उनके अनुसार बुद्धि अब नई परिस्थितियों में अपने आप को ढालता है, अपने ज्ञान का सही उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना, नए सिचुएशन में सही ढंग से सोच समझ कर काम करना, ये क्या है? बुद्धि भी है। ठीक है। तो अगले वैज्ञानिक है अल्फ्रेड विनेट के अनुसार बुद्धि क्या है। अल्फ्रेड विनेट के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो सोच, निर्णय, व्यवहार को इस प्रकार संगठित करती है कि व्यक्ति परिस्थितियों में सही और उचित कार्य कर सके। इसी वजह से बिनेट को आईक्यू टेस्ट का जनक भी माना जाता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव भी आ गया है। ठीक है, आईक्यू टेस्ट का जनक किसे माना जाता है? बिनेट को। आगे बढ़ते हैं। अल्फ्रेड बिनेट ने बुद्धि के बारे में क्या व्याख्या की है, यानी उनके अनुसार बुद्धि का व्याख्या क्या है। तो बुद्धि में शामिल है समस्या को समझना, तर्क करना, निर्णय लेना, सही निष्कर्ष पर तक पहुंचना। यानी अल्फ्रेड बिनेट के अनुसार समस्या को समझना, तर्क करना, निर्णय लेना, सही निष्कर्ष तक पहुंचना क्या है? बुद्धि है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि अपने पास हो जाएगा। अगला वैज्ञानिक है अपने पास विलियम एमसी डॉगल के अनुसार बुद्धि क्या है। बुद्धि विचार करने और सीखने की शक्ति है। विलियम के अनुसार बुद्धि विचार करने और सीखने की शक्ति है। यह व्यक्ति को सही निर्णय लेने में मदद करती है। यानी बुद्धि से हम विचार करते हैं, किसी चीज को सोचते हैं, तब उसके सही निर्णय पर पहुंचते हैं हम। ठीक है। अगले वैज्ञानिक है एडवर्ड थॉर्नडाइक। एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है। तो एडवर्ड थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति उचित प्रतिक्रिया देता है। यानी एडवर्ड के अनुसार बुद्धि वह है जिससे वह क्षमता है जिससे व्यक्ति उचित प्रतिक्रिया देता है। ठीक है। इसके थॉर्न थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। यानी थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने भाग है? तो इसके अनुसार 3 भाग है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है सैद्धांतिक बुद्धि, सैद्धांतिक बुद्धि वह है विचारों और प्रतीकों को समझना ही सैद्धांतिक बुद्धि कहलाता है। यानी विचारों और प्रतीकों को समझना क्या कहलाता है? सैद्धांतिक बुद्धि। दूसरा है यांत्रिक बुद्धि मशीन उपकरणों से जुड़ी समझ है। यानी मशीन उपकरणों से जुड़ी समझ को क्या कहते हैं?
यांत्रिक बुद्धि। आगे हम लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। यानी थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बाँटा है, सैद्धांतिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। विचारों और प्रतीकों को समझना सैद्धांतिक बुद्धि कहलाता है। मशीन उपकरण से जुड़ी समझ को यांत्रिक बुद्धि कहते हैं। लोगों के साथ व्यवहार करने की क्षमता को सामाजिक बुद्धि कहते हैं। ठीक है? आगे है थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? यानी इसका सिद्धांत क्या है? व्यक्ति अनुभव के आधार पर सीखता है। यानी के अनुसार व्यक्ति अनुभव के आधार पर सीखता है। सही प्रतिक्रिया देने की क्षमता ही बुद्धि का विकास है। यानी थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बारे में भी व्याख्या की है कि व्यक्ति अनुभव के आधार पर सीखता है। ठीक है ना? जितना उसका अनुभव होगा उतना ही वह सीखेगा। और वह दूसरा है सही प्रतिक्रिया देने की क्षमता ही क्या है? बुद्धि का विकास दिखाती है। आगे है चा चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि क्या है? तो दोस्तों स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि में 2 प्रकार के कारक होते हैं। पहला है जी फैक्टर जिसको बोलते हैं सामान्य बुद्धि। दूसरा है एस फैक्टर जिसको बोलते हैं विशेष कार्य की बुद्धि। यानी स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के 2 प्रकार हैं। जी फैक्टर सामान्य बुद्धि, एस फैक्टर विशेष कार्य की बुद्धि। आगे देखिए, अभी जी फैक्टर क्या है? यानी स्पीयरमैन का पहला है जी फैक्टर जिसको बोलते हैं सब सामान्य बुद्धि, वो क्या है? तो देखिए जी फैक्टर वह सामान्य क्षमता है जो हर प्रकार के कार्य में काम आती है। इसके उदाहरण है तर्क करना, स्मरण शक्ति, समस्या का समाधान। ठीक है? यानी जी फैक्टर वह सामान्य क्षमता है जो हर प्रकार के कार्य में काम आती है। इसके इसके उदाहरण है तर्क, स्मरण शक्ति, समस्या का समाधान करना, किसी बात पर तर्क देना, अपनी सोच और समस्या को समाधान प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब क्या है? जी फैक्टर में आते हैं। व्यक्ति अपने पिछले अनुभव के आधार पर नए कार्य को समझकर हल करता है। यानी उसके जो कार्य वो पिछले कर चुका है वो दोबारा करेगा ना तो उसका अनुभव और ज्यादा हो चुका होगा, इसलिए वह कार्य को और भी आसानी से करेगा। ठीक है? आगे देखिए एस फैक्टर क्या है? एस फैक्टर यह विशेष बुद्धि होती है। ठीक है? यानी किसी खास काम या विषय के लिए होती है। यानी विशेष बुद्धि होती है किसी खास काम या विषय के लिए लिए होती है। उदाहरण में हो गया गणित में अच्छा अंक होना, संगीत में अच्छा होना, खेल में अच्छा होना। यानी विशेष है, खेल में अच्छा होना, सबसे अच्छा होना एक विशेष बुद्धि में आता है। ठीक है? आगे है बुद्धि के मापन के प्रकार कितने हैं? यानी बुद्धि को कितने प्रकार से मापा जाता है? बुद्धि को मुख्यतः 4 प्रकारों से मापा जाता है। पहला है मौखिक बुद्धि यानी वर्बल टेस्ट। यानी भाषा के माध्यम से जो टेस्ट लेते हैं उसको क्या कहते हैं? मौखिक परीक्षण कहते हैं। प्रश्न, उत्तर, शब्द आदि इसके उदाहरण हो गया प्रश्न, उत्तर। जो प्रश्न करते हैं फिर उसका उत्तर होता है वो क्या होता है? मौखिक परीक्षण होता है। आगे है अमौखिक परीक्षण, नॉन वर्बल टेस्ट। चित्र, आकृति आदि के माध्यम से जो एग्जाम लिया जाता है उसी को क्या कहते हैं? नॉन वर्बल टेस्ट यानी अमौखिक परीक्षा है। यानी क्वेश्चन देते हैं उसको लिख कर जो देता है उसको क्वेश्चन और उत्तर हो जाएगा। और मौखिक परीक्षण और मौखिक में होगा चित्र दिखाकर आकृति के माध्यम से हल करना। ठीक है? आगे है व्यक्तिगत परीक्षण यानी इंडिविजुअल टेस्ट। एक व्यक्ति पर अलग-अलग से किया जाता है। यानी यह टेस्ट एक व्यक्ति पर अलग-अलग से किया जाता है। यानी पर्सनल एक-एक व्यक्ति के में पर्सनल एकाएक ही सब व्यक्ति पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है? आगे है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक यानी सामूहिक का मतलब ही होता है ग्रुप। यानी ग्रुप टेस्ट यानी सब लोग एक साथ बैठकर
ये टेस्ट देते हैं, ठीक है? इसी को बुद्धि कहते हैं। यानी मुख्यतः बुद्धि के 4 प्रकार के बुद्धि को 4 प्रकार से मापा जाता है। मौखिक बुद्धि, प्रश्न उत्तर करके बुद्धि को मापा जाता है और मौखिक बुद्धि परीक्षण यानी चित्र आकृति के माध्यम से बुद्धि का टेस्ट किया जाता है। तीसरा है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, यानी एक व्यक्ति पर अलग किया जाता है स्पेशल। चौथा है सामूहिक परीक्षण, यानी कई लोगों को एक साथ लिया जाता है परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, जो कि आगे है वंशानुक्रम का प्रभाव, यानी बुद्धि का वंशानुक्रम का यानी बुद्धि पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि बुद्धि पर लगभग 50-80% तक वंशानुक्रमण का प्रभाव पड़ता है। यानी कहते हैं ना कि जिसका माता पिता तेज होगा उसका बच्चा भी क्या होगा, तेज होगा। यानी बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है 80 से 50 से 80% तक, ठीक है? आगे है मानसिक मंदता। ये क्या है? यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें बुद्धि सामान्य से कम होती है, सीखने की क्षमता कम होती है। यह व्यक्ति के बौद्धिक विकास, सामाजिक व्यवहार पर प्रभाव डालती है, ठीक है? यानी मानसिक मंदता वह है कि मानसिक मंदता में व्यक्ति की बुद्धि सामान्य से कम होती है, जितना होता है होना चाहिए उससे कम होती है, सीखने की क्षमता भी कम होती है। यह व्यक्ति के बौद्धिक विकास, सामाजिक व्यवहार पर प्रकाश डालती है। यानी कहता है ना, जिस माहौल में आदमी रहेगा ना, उस माहौल का असर पड़ेगा उस पर, इसीलिए इसी को कहते हैं मानसिक मंदता। आगे है मंद बुद्धि, यानी लो आईक्यू। लो आईक्यू जिन मंदबुद्धि वह है जिन बच्चों में आईक्यू 70 से कम होता है, उसको क्या कहते हैं, उससे उन्हें मंद बुद्धि वाला माना जाता है। यानी जिसका आईक्यू लो कितना होता है, 70 से कम होता है, उसको मंद बुद्धि कहते हैं। ऐसे बच्चे में क्या खासियत होता है धीरे धीरे सीखते हैं, विशेष शिक्षा की आवश्यकता होनी है। यानी कोई चीज जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको विशेष ध्यान देकर पढ़ाया जाता है, यानी कोई चीज़ का शिक्षा दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, मंदबुद्धि। यानी पूछेगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव ही आ सकता है कि मंदबुद्धि का आईक्यू कितना होता है, तो 70 से कम होता है, ठीक है? मंदबुद्धि का आईक्यू कितना होता है, 70 से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 15 में है व्यक्तिगत भिन्नता। यानी व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? हर व्यक्ति की बुद्धि हर व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है, वंशानुक्रम होती है, वातावरण पर भी निर्भर करती है, दोनों का प्रभाव पड़ता है। यानी हर एक व्यक्ति की बुद्धि ना अलग अलग होता है, किसी का वंशानुक्रमण होता है और वातावरण पर भी निर्भर करता है। यानी बुद्धि अधिकतर वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करता है, ठीक है? दोनों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति अलग तरीके से सीखता है, अलग तरीके से व्यवहार करता है। हर सब व्यक्ति का अपना अलग व्यवहार होता है, सब अलग-अलग तरीके से सीखता है, ठीक है? दोस्तों ये क्लास 1 था, इससे आगे हम क्लास दूसरा में पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हो सके तो नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्जाम में के समय में आप वीडियो भी देख सकते हैं और नोट्स रहेगा तो रिवाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम वीडियो डालते रहें, ठीक है? समय समय पर लाते रहें। तो चलिए तब के तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।